Okay, fine. ठीक है. So the question is, A and B are the partners and their ratio is, profit sharing ratio is 5:3. They admitted new partner C for the 1/4 share which he acquires from A and B equally. Okay. Next आगे मूव करते हैं. तो लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म प्रिपेयर कर लीजिए फटाफट. ये मैंने आपको क्वेश्चन सारा इसलिए लिखवाया ताकि मैं आपको शुरू से लेके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं. ओके. सो वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन मुझे ये था कि आपको एक बार लिख के सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन खुद कर दूं. ओके. सो स्टार्टिंग करते हैं. जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे, हिंदी इज कंफर्टेबल. ओके. सो ए एंड बी आर द पार्टनर्स. हमें ओल्ड रेशियो दी होती है स्टार्टिंग में और न्यू पार्टनर दिया होता है, उसकी न्यू रेशियो दी होती है हमें स्टार्टिंग में. एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट दिस न्यू रेशियो विच वी आर प्रोवाइडिंग इट टू सी, ये हमें ए और बी से मिल रही है इक्वली. तो जब भी ये मिलेगी तो हमने क्या करना है, 1/4 का हाफ कर देना है. ठीक है जी. सो 1/4 किससे मिल रही है, ये हाफ ए से, और 1/4 का हाफ मिल रहा है ये बी से. इट विल बी 1/8 1/8. सो ये था इनका कॉन्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना. क्या सारे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है न्यू वाली? नहीं दी हुई जी. तो हमारा काम होगा सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना. एंड वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा मेथड दिया हुआ है, ये वाला. दिस इज द मेथड नोन एज एक्वायरिंग. ओके. वैसे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है दैट दे कंट्रीब्यूटेड इक्वली एंड उनके इक्वल कंट्रीब्यूशन से बना किसका शेयर, सी का शेयर. तो सी को उन्होंने हाफ ऑफ दिया, हमें दिया हुआ है सी का शेयर ओरिजिनल वाला, दैट इज 1/4. हमने देखा इक्वली कितना कितना कंट्रीब्यूट किया. सो ए कंट्रीब्यूटेड 1/8 एंड बी आल्सो कंट्रीब्यूटेड 1/8. ओके जी. सो 1/8. देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी इसकी, ए और बी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ओल्ड माइनस द सैक्रिफाइस्ड. जितना उन्होंने किया, कितना दिया उन्होंने, 1/8 1/8 दिया. तो आप निकाल के मुझे फटाफट से बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको कितनी आएगी. जल्दी से, बी क्विक. बस माइनस कर देना है हमें इसको. ओके. चलिए नेक्स्ट मूव करें. सी की तो सेम ही 1/4 ही है ना. बस एंड में जाके हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 5/7 minus 1/8 and here will be 3/7 minus 1/5/8. Oh, sorry. Yeah, यहाँ पे आएगा 8 and यहाँ पे भी आएगा 8. So 5/8 and it will be 5 minus 1 4/8 and here it will be 2/8 and last one is 1/4. It will be 2/2. 2 ones are 2, 4 twos are 8. So new profit sharing ratio will be 4:2 or we can say 1:2. Okay. चलिए इसके बाद आगे मूव करते हैं हम. ये है हमारे पास दी हुई ओल्ड बैलेंस शीट. ये हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है. हमें इस बैलेंस शीट को कैसे रीड आउट करना है जी, कि हमारे पास जो जो चीजें दी हुई हैं बस हमने उन चीजों को देखना है. इट्स जस्ट फॉर द रेफरेंस और हमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है. सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का. और इनके समय और क्या क्या करना होता है हमें, एक तरह से सबसे पहले एनपीआर निकाल लो, हो सके तो सेक्रीफाइस या फिर गेन भी निकाल लो साथ के साथ. आपके लिए काम आसान हो जाता है, थोड़ा क्विक हो जाता है. जल्दी से फटाफट से दो चीजें कर लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन. द मेन क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना है जी, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए. कौन सी एडजस्टमेंट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट्स पता होनी चाहिए. सो यहाँ पे देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज हमें इसमें मेंशन्ड है और यहाँ पे हमने एक एडजस्टमेंट्स देखनी कहां से शुरू होती है. अब यहाँ पे उन्होंने सबसे पहली एडजस्टमेंट दी दैट सी विल ब्रिंग इन 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल. उसके बाद आया गुडविल इज वैल्यूड एट दिस एंड देन फर्दर इट इज अबाउट रीवैल्यूएशन. सो ये सारी चीजें हमारे पास रीवैल्यूएशन की है. वी विल बी वेरी क्विक एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. जल्दी से आप लोग कीजिए प्रिपेयर और आंसर दीजिए मुझे. लक्षदीप, इज इट ओके? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा यहाँ से. जल्दी से बनाइए, रिवैल्यूएशन का आंसर मुझे दीजिए, फिर मैं बनवाता हूँ यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन का. आपके पास क्वेश्चन रिटर्न में है अभी सारा, तो आप करिए यहाँ से. ये मैं रब करने वाला हूँ आगे. ओके. सो बी वेरी क्विक. यहाँ पे बनवा देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट. मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर्मेट इतना. ओके.
रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने कॉलम्स बनते हैं? या देयर आर 4 कॉलम्स. This side is known as debit and this one is credit. And मैंने आपको शॉर्ट बताया था तरीका, एसेट्स लाइबिलिटीज लिख लीजिए, एसेट्स लाइबिलिटीज लिख लीजिए. We will start from minus plus plus minus. Minus plus plus minus stands for अगर एसेट्स कम होगी, मतलब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट. एंड अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें क्या करना है? डेबिट. एंड ऑन द अदर साइड एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी और लाइबिलिटीज अगर कम होंगी तो क्रेडिट होंगी ऑन द रिवैल्यूएशन, इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, बी फास्ट, बी क्विक. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दी हुई यहाँ पे एडजस्टमेंट फर्नीचर की. फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000. बच्चों अंडर वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि फर्नीचर दिया हुआ है हमारे पास कितना? 20,000. Furniture is given with us, it is 20,000 and they say furniture is undervalued by 12,000. Yes. तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फर्नीचर जो है ना वो अंडर वैल्यू है, 12,000 रुपए से कम डाला हुआ है हमने फर्नीचर को ऑलरेडी. तो फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू विल बी एडिंग 12,000 रुपीज. सो फर्नीचर की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20,000. ओके, एंड अभी वो कह रहा है कि जो 20,000 रुपए है ना वो कम शो हो रहे हैं, मतलब अकाउंट में कम पड़े हैं. कितने कम है? 12,000 से कम है. तो कहने का मतलब 12,000 का फर्नीचर अभी डालना बाकी है, तो हम 12,000 रुपए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसमें. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय फर्नीचर 12,000. मूविंग नेक्स्ट. नेक्स्ट आप चेकआउट कीजिए. बच्चे एसेट बढ़ रहे हैं, इट्स रिटर्न अंडर वैल्यू. व्हाई? कहां एसेट कम हो रही है? मैंने अब समझ नहीं रहे हो, मैं समझाता हूं फिर से आपको, ध्यान से समझिए. फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड. उन्होंने कहा उनकी वैल्यू जो है वो कम लिखी हुई है. समझ आ गई? 12,000 से उनकी वैल्यू कम लिखी हुई है जबकि एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है. इज इट ओके? अब देखिए अंडर वैल्यूड का मतलब होता है वैल्यू कम लिखा होना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 रुपीज. सो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 32,000. ठीक है, राइट? ओके, सो 12,000 अगर कम लिखा हुआ है तो हमने तो बढ़ा देनी है वैल्यू उतने से जितने से कम लिखा हुआ है. सो हमारी वैल्यू इस साइड आ जाएगी. मैंने आपको बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या लिखते होते हैं? सिर्फ इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज्ड वैल्यू. तो हमें सिर्फ इंक्रीज करने वाली वैल्यू, तो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, दैट इज योर 12,000 रुपीज. तो हमने डाल दी. नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कंप्लीट. नेक्स्ट इज वैल्यू. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 13,000. तो बच्चों देखो स्टॉक कितने का था? 15,000 का, और हमारी जो वैल्यू है वो 13,000 तक ले आए. तो कितने से रिड्यूस हुआ? 2,000 रुपीज. या इट्स राइट कि 15,000 था, वी ब्रॉट इट टू सॉरी हियर इट इज 13,000. तो यहाँ पे हम डालेंगे टू स्टॉक, it will be 2,000. Great. Next, moving next, it is provident fund raised by 1,000. provident fund क्या होता है? provident fund क्या होता है? नहीं पता आपको? provident fund क्या होता है बच्चों? जब भी कोई एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयमेंट समझते हो ना? एम्प्लॉयमेंट जैसे हम जॉब करते हैं कहीं पे, तो जॉब करने के टाइम पे हम लोगों को जो सैलरी मिलती है ना उसमें से कंपल्सरी डिडक्शन की जाती है अमाउंट की. छोटा सा अमाउंट होता है. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज 10,000 रुपीज आपकी सैलरी है, उसमें से 1,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड. उस 1,000 रुपीज डिडक्शन को हम पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड. दिस इज अ फंड विच इज डिपॉजिटेड इन योर गवर्नमेंट अकाउंट, वी कैन से. ठीक है जी, ऐसा होता है कि कंपल्सरी डिडक्शन है. दिस अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी. लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, पहले सुनो मेरी बात फिर समझना. तो ये डिडक्ट की जाती है पीएफ फंड,
तो ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ये किसे बिलोंग करता है? एम्प्लॉइज को। तो ये प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया जाता है आपके अकाउंट में से, आपकी सैलरी में से। इज इट ओके? सो ये प्रोविडेंट फंड क्या किया गया, इसको बढ़ा दिया गया एक तरह से। तो प्रोविडेंट फंड हमारी होती है लाइबिलिटी, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू अस, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय। तो हमें भी उस प्रोविडेंट फंड में कुछ हिस्सा डालना पड़ता है एज एन एम्प्लॉयर। ओके, सो ये जो पीएफ है ना 1000 का, दिस इज आवर लाइबिलिटी, एंड इस टाइम पे हमने उस लाइबिलिटी को बढ़ाया है। तो टू, या इट विल बी टू प्रोविडेंट फंड, टू पीएफ 1000। एंड नेक्स्ट आगे और क्या है हमारे पास? ये हो गया है, देखिए ध्यान से, और कुछ है हमारे पास? क्रेडिटर्स, ये भी तो था बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट, वो मैंने रब कर दिया आई बिलीव। तो क्रेडिटर्स का पॉइंट था, दैट वाज क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6000। तो 6000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किए मैंने, तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे जी? क्योंकि पीएफ किधर है बच्चे पीएफ इसी साइड आएगा, डेबिट साइड। क्यों आएगा डेबिट साइड पे? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमने बढ़ा दिए हैं 1000 से। सो लाइबिलिटीज जब भी इंक्रीज होते हैं, दे आर डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम डाल देंगे यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होते हैं और वो बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उनको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टू, क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6000। तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। फाइनली अपनी सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, एंड अब हम क्या करेंगे जी? इस एडजस्टमेंट्स को खत्म करेंगे, टोटल करके बैलेंसिंग कर देंगे। तो पहले टोटल कर दीजिए, दोनों साइड में टोटल करेंगे। तो कौन बड़ा आ रहा है बच्चों? यहाँ पे 12000 है, 6 7 8 9 9000 हो गया। तो कौन सा बड़ा? 12000 बड़ा। दोनों साइड में मैंने क्या कर दिया? टोटल। एंड हियर विल बी टू प्रॉफिट ऑन revaluation transfer to partners capital account, and this profit belongs to the new partner or the old partner? Yeah, it belongs to the old partners named A and B. Profit is of 9000, 3000 rupees. 3000 rupees the profit. Yeah, so 3000 will be distributed among the old partners in the which ratio? Profit. Old ratio. What is the old ratio? 5:3. So what will be the amounts? Calculate the amounts. Yeah, it's easy. I will tell you 3000 multiplied by 5/8 and 3000 multiplied by 3/8. Solve it out. Okay, so I'm going to rub all this. It's getting messy. I'm going to rub these adjustments also. So calculate. Why are you not calculating it on calculating it by hand? ਵੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਿਆ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? This one. This is capital employed. Capital employed. ये पुराना था, ये एडजस्टमेंट में था capital employed. इसके ऊपर नहीं है बच्चे, ये जस्ट ऐसे ही था capital employed. That was 12,000 rupees. Okay. कैपिटल एम्प्लॉयड यूज की जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट्स को निकालने के लिए। आगे कितना आंसर आया बच्चे? गलत है, आपको कटिंग नहीं करनी आती बच्चे। इफ यू विल कट इट आउट विद 2, 2 4 are 8, बताइए 2 1500, 2 2 are 4, टेल मी फास्ट, 750, नाउ 2 3 are 6, 6 are 12, 2 5 are 10, so 365, or we can say here also 365, multiply by 5, 5 5 is 25, 5 6 30, 31 32, 5 is 15, 6 18, 18 25. You're in +2 and you don't even know how to calculate. चलिए कोई बात नहीं, अभी कितना है? 1825, एंड फिर 3000 में से माइनस कर दीजिए इसको, या निकाल लीजिए उसको मल्टीप्लिकेशन करके।
1125 25 आई एम सॉरी, ये वाला गलत था थोड़ा सा, यहाँ पे 75 लिखना था मैंने। और आई एम हैविंग, मेरी गलती है कोई कहीं पे आ तो गया, बट क्या मैंने गलत किया है यहाँ पे कुछ कहीं पे? ठीक है 75 आना चाहिए यहाँ पे, तभी आंसर आएगा ना हमारा। लेकिन यहाँ पे 1825 क्यों आया? 365 multiplied by 3 this is 995 995 365 into 3 1095 उधर 1095 आएगा है ना, 1095। नहीं इधर नहीं तो ले लेंगे Is it right or not? Why? Okay, 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 I got it. यहाँ पे गलती हुई हमारे से, या यहाँ पे गलती बची, 375 आना था ना, so this was the wrong thing. बाकी ठीक है, बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, 1125, okay, ठीक है बच्चे। This was the wrong, 365 नहीं 375. ओके चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। तो अब मूव करेंगे हम ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा हमारे पास? 3 columns on the either side, A, B, C, A, B, C. Okay, so this is partners capital account. चलिए सबसे पहले क्या आएगा जी हमारे पास? balances. We will write down balances here. No, it's by balance brought down. This side is debit, this side is credit. It's really by balance brought down. A and B, कितनी है इनकी बस कैपिटल ऑलरेडी? They have 40,000 and 30,000. Okay, that's great. 40,000, 30,000. Okay, moving next. अभी हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में चेकआउट कीजिए, कोई रिजर्व पड़ा है हमारे पास? ओके, सो अब आता है मेन थीम उस क्वेश्चन का। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। तो बच्चों मैंने आपको कहा कि जब भी, पहले मैंने आपको समझाया था पिछले लेक्चर्स में कि रिजर्व जब भी होगा वो रिजर्व्स क्या होते हैं हमारे लिए? क्या होते हैं हमारे लिए? लाइबिलिटीज, या इट इज सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी। कह लीजिए हमने लाइबिलिटी उस टाइम पे थी जब तक वो अराइज नहीं होती। अगर समझिए वो लाइबिलिटी अराइज ही नहीं हुई तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक तरह से रिटेन्ड अर्निंग्स कह सकते हैं हम उनको, एक तरह से कि हमने अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट संभाल के रखा था कुछ स्पेशल कॉज के लिए, और वो कॉज अकर ही नहीं हुआ, वो कुछ हुआ ही नहीं, वो अनसर्टेनिटी हुई नहीं। हमने 1 साल के लिए एक रिजर्व बनाया, तो उस रिजर्व को अगर हम स्पेशल नेम दे देते हैं तो उसको कह देते हैं हम, उसके नाम से जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज वन ऑफ देम। हमने नाम दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्लियर हो रहा है कि भाई ये रिजर्व वर्कमैन के लिए है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए है। अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है उनके साथ तो हम इनमें से पैसे निकाल के उनको दे सकते हैं, फंड कर सकते हैं। बात समझ आ गई? अगर इसका नाम जनरल रिजर्व होता तो भाई जनरल रिजर्व का मतलब है जनरली कहीं पे भी यूज कर लेंगे हम इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी, किसी भी टाइप की हो। ठीक है बच्चे, समझ आ गई गल? अगर यहाँ पे एक और होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके नाम से भी हम पैसा निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ये सारे रिजर्व्स, ये सारे फंड्स हमारे प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट सेव करके रखा जाता है फॉर द अनसर्टेनिटीज और फॉर द अनसर्टेन फ्यूचर।
तो अगर वो अनसर्टेनिटी अराइज होगी इन फ्यूचर तो हम उसमें से पैसे यूज करेंगे, हमारी एडजस्टमेंट बढ़ेगी। इनकेस हम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अराइज फ्यूचर में, तो वो सारे के सारे फंड्स, वो सारे के सारे कंपनसेशन रिजर्व्स वो क्या कर दिए जाएंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। इज इट क्लियर? तो पुराने पार्टनर्स ले जाएंगे, क्योंकि अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ गया और उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चलने लग गई तो उन प्रॉफिट्स में भी उसका हिस्सा बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, उसके आने से पहले सारा सामान निपटा लेना अभी आपस में, ठीक है ना जी? ओके, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करेंगे और वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग आवरसेल्व्स। हमने अपने पास पुराने पार्टनर से बांट लेने। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उस रिजर्व में से अब मैं यहाँ पे पूछता हूं आपको कि क्या उस रिजर्व में कुछ यूज किया गया? किसी एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन की दिखा कोई रिजर्व यूज हुआ हो कहीं पे? किसी को कोई कंपनसेशन की जरूरत पड़ी? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो सारे के सारे जो भी फंड का पैसा था वो हमारे पास पेंडिंग पड़ा ऐसे ही। तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा? वो ओल्ड रेशियो में हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी थी बच्चे? तो कितना कितना आ जाएगा? वेरी गुड। तो इट विल बी 2500 एंड 1500। अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस है इसका 4000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4000 इंटू 5/8 एंड 4000 इंटू 3/8। 8 500 5 5 is 2500 is the answer for A and 1500 is the answer for B। तो ये दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, ठीक है जी? इज इट क्लियर? दैट्स ग्रेट। इसको मैं रब कर रहा हूं भी। तो ये हो गया WCR। आगे चलते हैं नेक्स्ट इज आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या जनरेट हुए थे बच्चों? प्रॉफिट्स। तो ये प्रॉफिट्स भी हमने किसको ट्रांसफर कर देने हैं? टू द ओल्ड पार्टनर्स। बाय रीवैल्यूएशन एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, और अमाउंट्स कितनी आएंगी? 1875 एंड 1125। इज इट ओके? ग्रेट। नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट। अब आगे हमारे पास क्या है जी? कोई एडजस्टमेंट बची पुरानी? कोई पुराने पार्टनर्स को हमने कुछ देना हो, उनसे कुछ लेना हो, कुछ बचा क्या? गुडविल। वो अभी नहीं ना, उससे पहले, नए पार्टनर के आने से पहले कुछ था एडजस्टमेंट और नहीं? जो एडजस्टमेंट थी हमने सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम मूव करेंगे अपने नए पार्टनर को वेलकम करने के लिए कि भाई आजा, पैसे ले आ और हम एंट्री डालते हैं तेरी। तो हमने उसको एंट्री देनी यहां से शुरू करनी है सारी एडजस्टमेंट्स खत्म करने के बाद। ओके, ये एक सिस्टम है, इसको फॉलो करना जरूर, ठीक है? ऐसा ना हो कि पहले अब सबसे पहले कैपिटल शो कर दो, ये सबसे पहले पार्टनर को ले आओ अंदर, फिर बैलेंसेस लिख रहे हो। ऐसा हौच पौच नहीं करनी है, नंबर्स नहीं मिलेंगे। सो एक सिस्टम से जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? बाय या इट्स राइट, बाय बैंक। अमाउंट कितनी आएगी? सी में कितनी आएगी? 30,000। कितना आएगा बच्चे? 30,000। इज इट ओके और नॉट? तो बैंक में 30,000 आएगा बच्चे। इज इट राइट और नॉट? मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आई एम क्वेश्चनिंग यू दैट आपने कहा 30,000, क्या है 30,000 आएगा? किधर आएगा फिर? 30,000 इस साइड आएगा? वाई? क्यों? जब पैसे हमारे बिजनेस में आएंगे, पार्टनर आएगा तो पैसे लाएगा। वी आर डूइंग अकाउंटिंग फॉर बिजनेस एंड बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 3,000 रुपीज। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा दैट जो भी न्यू पार्टनर है दैट इज सी इज ब्रिंगिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड गुडविल। तो भाई वो 30,000 रुपए टोटल ला रहा है, वो कह रहा है, जिसमें से वो गुडविल का भी लेके आ रहा है और कैपिटल का भी लेके आ रहा है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? अगर उसने ऐसे लिखा है ना इस लाइन में, तो हमने पहले गुडविल का शेयर निकालना है, गुडविल देखनी है उसकी कितनी बनती है, और उसके कैश में से गुडविल पहले रख लेनी है और देखना है द बैलेंस विल बी ब्रॉट बाय हिम इज कैपिटल। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं गुडविल कितनी है। गुडविल यार हमें क्या पता उसकी गुडविल कितनी है? या तो क्वेश्चन में दिया होता कि भाई सी इतना अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, या हमें हमारा फर्ज बनता है क्या करना कि हमारे फर्म की न्यू गुडविल फाइंड आउट करना, या क्वेश्चन में दी होती कि भाई फर्म की नई गुडविल इतनी है, तो भी आसान था हमारे लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए जरूरी सामान दे दिया सारा। तो क्या दे दिया इन्होंने? हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे दिए, हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स दे निकालने के लिए दे दिए। तो एवरेज निकालेंगे, नॉर्मल निकालेंगे, सुपर निकालेंगे, फिर उसके बाद गुडविल निकालेंगे, द न्यू गुडविल ऑफ द फर्म। फिर उस गुडविल में से
इस पार्टनर का, नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे। समझ आ गया रूट मैप? बिल्कुल बच्चे, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको मैंने अभी समझाया तो है, आई एम रिपीटिंग अगेन। हमें क्वेश्चन में अब उस पार्टनर की चीजें एडजस्ट करनी है, उस पार्टनर को लेके आना। उन्होंने तो सिर्फ इतना कह दिया कि 30,000 रुपीज ला रहा है जी, गुडविल भी कैश में ला रहा है और कैपिटल भी कैश में ला रहा है। अब 30,000 में से कितना अमाउंट उसकी गुडविल का है और कितना अमाउंट उसके कैश का है, हमें क्या पता? हमें तो गुडविल पता होनी चाहिए ना पहले। अगर वो क्वेश्चन में इतना भी कह देता कि भाई वो लेके आ रहा है 2,000 रुपए गुडविल के और 30,000 रुपीज वो टोटल ला रहा है, तो हमें पता चल जाता कि 30,000 में से 2,000 गुडविल और बचा कितना 28,000, दैट इज हिज कैपिटल। लेकिन उसने इतना भी नहीं बोला, उसने तो बस इतना कह दिया कि कैश में आ रही है दोनों चीजें और टोटल 30,000 है। तो हमारा फर्ज क्या बनेगा कि भाई गुडविल देखो कितनी है उसकी, उस बंदे की। भाई गुडविल उस बंदे की कौन सी गुडविल में से? नई फर्म की गुडविल में से उस बंदे का शेयर कितना है, कितना शेयर है उसका, कितना शेयर दिया ही नहीं हुआ, बट उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शेयर दिया हुआ, दैट इज 1/4। तो ये तो हमें पता है। तो हम फर्म की गुडविल में से, देखिए मैं स्टेप्स बता रहा हूं, सबसे पहले हम निकालेंगे फर्म्स गुडविल। उसकी फर्म की गुडविल में से उसका शेयर रहेगा 1/4। तो जो उसका शेयर आ जाएगा गुडविल का, हम उस शेयर को 30,000 टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे एंड हियर वी विल गेट द कैपिटल। ठीक है, वो कितनी कैपिटल आ रहा है, इज इट क्लियर? तो अभी भाई गुडविल दी हुई है हमें फर्म की क्या? क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या गुडविल दी हुई है? नहीं दी हुई ना। तो गुडविल निकालने के मेथड्स दिए हुए हैं हमें, तरीका, चीजें, सामग्री दी हुई है हमें गुडविल की। बिल्कुल सर दी हुई है, तो गुडविल निकालते हैं। तो गुडविल कैसे निकलती थी हमारे क्वेश्चन में, हमने सीखी थी पिछले चैप्टर्स में। सो फर्स्ट थिंग हमारे पास होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो भाई ये तो क्वेश्चन अभी एवरेज प्रॉफिट से शुरू हो गया, कई बार क्या होता एवरेज प्रॉफिट भी निकालना होता। तो हमें क्या दिए होते, डिफरेंट डिफरेंट सालों के प्रॉफिट्स दिए होते, हमने डिफरेंट ईयर्स की प्रॉफिट्स को ऐड करना था, डिवाइड करना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। लेकिन हमें दिया हो, इतना पीछे नहीं जाना भाई, थक जाते इतना करते करते। तो चलो सबसे पहले हमें क्या दिया हो यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट्स कितने दिए हुए हैं बच्चे, फॉर द लास्ट 4 years इज 20,000। तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, आपको पढ़ के समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, वहां पे लिखा हुआ है दैट गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years। बच्चे एवरेज प्रॉफिट्स 4 years के हैं, बट गुडविल वैल्यूड कितने ईयर्स पे है, 3 years। ध्यान दीजिएगा इसको, माइंड इट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज प्रोवाइडेड 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो है हमारा कितना, कितना, कुछ भी नहीं दिया हुआ इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो हम कैसे करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट, बताइए। 12,000 बच्चे दिए हुए इन्होंने, ये कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं था, ये गुडविल, ये प्रॉफिट ही था, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 12,000। ओके, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट ही है। यस बच्चे, ये नॉर्मल प्रॉफिट ही है, पहले मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, अब पढ़ने में पता लगा। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, 8,000 रुपीज इज आर सुपर प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल निकालनी आसान हो गई है। सो गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दैट इज 24। यस। तो कितना आ जाएगा हमारे पास इसका, गुडविल निकालेंगे हम फर्म की, दैट विल बी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3s are 24,000। ओके बच्चे, सो दिस इज आवर फर्म्स गुडविल। ओके, इज इट क्लियर लक्षदीप? हाँ जी वीर। ग्रेट। 24,000 को हम यहाँ पे डालेंगे फर्म की गुडविल की जगह पे, या मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फर्म की गुडविल हमारे पास है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसका जो शेयर है नए पार्टनर का कितना आ जाएगा, 6,000। सो 6,000 उसका शेयर आ गया, न्यू पार्टनर का 30,000 अमाउंट था जो वो लेके आ रहा था बिजनेस में, माइनस 6,000, दैट विल बी 24,000। तो भाई हमें कैपिटल पता चल गई, 30,000 नहीं है बच्चों, कैपिटल इज फॉर 24,000 एंड जो 6,000 रुपीज उसकी गुडविल है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, ओल्ड रेशियो। it's wrong. Goodwill is premium for goodwill that the new partner is bringing। जो लेके आ रहा है वो बंदा कितना लेके आ रहा है, 6,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल है। लक्षदीप कैन यू टेल मी कि
कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और किसको दिया जाएगा? फर्स्ट, the premium for goodwill which is brought by the new partner will be distributed among ओल्ड पार्टनर। old partners। क्यों दिया जाता है? क्या बात है बच्चे, आपको समझ में नहीं आता कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों दिया जाता है? ताकि वो What's wrong? गुडविल खरीद ले। उसने गुडविल खरीद ली, 6,000 रुपए दे रहा है वो नया पार्टनर, वो किसको देगा वो पैसे? पुराने पार्टनर। ए और बी को, दोनों को दे देगा? वो फर्म को देगा। नहीं। किसको देगा? फर्म को। हाँ। क्यों देगा फर्म? भाई वो पार्टनर्स को क्यों देगा? कितनी बार मैंने समझा लिया, कौन सी रेशियो में बांटेगा? वो ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। हैव सम सेंस, कुछ दिमाग में रखा करो, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो जाके। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, विच रेशियो? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि निकालनी है। क्यों निकालनी है भाई? इसीलिए निकालनी है ना भाई। फिर से बता रहा हूं कि ये जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पे करेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को नहीं बोलना, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बोलना है, दैट ही इज पेइंग टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। भाई सैक्रिफाइस जो करेगा उसी को कंपनसेशन मिलेगी ना। अब मैं हूं, आप लोग हो दो बंदे, मैं हूं थर्ड पर्सन, हम तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है द फोर्थ पर्सन, तो वो बंदा आके प्रॉफिट शेयर करने वाला है। अब अगर मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो वो कंपनसेट मुझे करेगा ना, आप दोनों को क्यों करेगा कंपनसेट? क्योंकि उसको जो प्रॉफिट्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मेरे कारण मिल रहे हैं, आप लोगों के कारण थोड़ा मिल रहे हैं। समझ आ गई? सो क्या किसमें बांटेंगे इसको? इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी यहाँ पे? मैंने आपको बताया था द कैच, कैच ध्यान से पकड़िए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल। इक्वल, वेरी गुड। द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल। गधों ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसने, दैट द ओल्ड पार्टनर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली। वो देखो, हाफ उसने दिया हाफ उसने दिया, तो इसका कितना बना? 1/4 नहीं बना? तो दोनों ने हाफ हाफ दिया था तो उनका 1/4 बना, तो भाई ठीक है ना। वैसे इसको ना एक और तरीके से भी कर सकते थे सॉल्व, ये जो मैंने ऊपर पहले करवाया, इसको आप ऐसा ना करते तो आप एक और तरीके से कर सकते थे कि आप डायरेक्ट हाफ हाफ लिख देते, दैट हाफ इज एक्वायर्ड बाय ए एंड हाफ इज एक्वायर्ड बाय बी। ये भी ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आप वैसे भी कर सकते थे क्वेश्चन। ठीक है जी सॉल्व, इज इट ओके और नॉट? क्लियर? तो अगर आप वैसे करते तो क्या आंसर आता आपका? कितना? 3,000? चलिए आप करिए इसको सॉल्व, आगे निकालिए इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकाल के कितना आ जाएगा आंसर। तब भी ठीक था आंसर हमारा, 112 आया था ना हमारा आंसर, 221, 211 या कह लीजिए, है ना बच्चों? चलिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय, क्या आएगा बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मैंने आपको ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि मैंने आपको पहले ऐसे बताए हुए हैं क्वेश्चंस, एक्वायरिंग वाला। कितना आएगा बच्चे? ओह आई एम सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे सी में डालना है। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल किसको आए, किसके पास जाएगा? ये 3,000 3,000 दोनों को जाएगा, 3,000 टू ए एंड 3,000 टू बी। इज इट क्लियर? ग्रेट। अब बच्चों ये चीज होगी हमारी कंप्लीट। मैं इसके बाद आपको ये वाली चीज बताने वाला हूँ, ऊपर वाली जो पहले हमने की थी। चलिए पहले इसको खत्म कर लीजिए फिर बताते हैं। ये हमारा ठीक है बच्चे मेथड, बट एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा बाद में, ओके लास्ट में। चलिए ये इसके बाद हम चलते हैं गुडविल के बाद। यहाँ पे क्या है हमारे पास लास्ट में? टोटल। कुछ भी इन्होंने ड्राइंग्स नहीं की हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सो इसलिए हमने कुछ भी नहीं डालना, बस टोटल कर दीजिए। इसका कितना आएगा? इसका टोटल विल बी 47,375 एंड 3,500
625, 35625, उसके बाद 24,000। ओके, दोनों साइड पे यही आ जाएगा 47375। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा सेम। ओके, बस ये हमारा कैपिटल अकाउंट ओवर हो गया है, इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, इट्स क्लोज्ड। आगे नेक्स्ट लास्ट बनेगी हमारे पास बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, मैं इसको रब कर दूं सारे को। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके लक्षदीप? हाँ जी। ओके, अभी सभी आप लोगों ने बनानी है भाई बैलेंस शीट मेरे साथ। पहले आप बनाइए, फिर मैं बनवाता हूँ। ये भी रब कर रहा हूँ, मेरी वैल्यूएशन भी। ओके, चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये भी रब कर दूं ऊपर सारा। चलिए इसको छोड़ देते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि एक्सप्लेन करना बाद में। यहाँ पे बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा, वही जो पहले बना हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास क्वेश्चन में लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। यहाँ पे करते हैं सबसे पहले। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ना पहले वाली बैलेंस शीट थी, आप वहीं से शुरू कर सकते हो। अब वहां से देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है? मशीनरी ऑन द एसेट साइड। सबसे पहले हमारे पास मशीनरी की न्यू वैल्यू क्या है बच्चों? मशीन की वैल्यू कितनी है? 30,000। वाई 30,000? कोई एडजस्टमेंट नहीं थी उसकी। सेकेंड वन इज फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी बच्चों? That will be 32,000 because increased वैल्यू डालनी है हमने यहाँ पे हमने पूरा सारा का सारा इंक्रीज वैल्यू डाल देनी है बच्चे। ठीक है लक्षदीप? नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट इज स्टॉक इज ऑफ 15,000 इन द ओल्ड बैलेंस शीट, एंड नई बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा बच्चों? जितनी वैल्यू है 13,000। ओके, नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास? डेटर्स विल बी 6,000. okay, no I'm sorry, 15,000। या 15,000 के हो जाएंगे जी, पहले भी 15 के ही थे। आगे क्या है हमारे पास? बैंक। अब बैंक क्यों ध्यान से डालना भाई, ये मैं आपको दूंगा, बाद में कर लेना बैंक। 2 मिनट रुक जाओ, बैंक को बाद में। कितना आएगा बच्चे? 30,000 ओनली? वाई? क्यों? फिर पहले पढ़ा नहीं उसके बैंक में कुछ, हमारे बैंक में? वाई हमारे बैंक में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 6,000 रुपीज पड़े हैं। 6,000 में 30,000 और आए। बच्चे क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से, उसने कहा 30,000 इज प्रोवाइडेड बाय सी फॉर हिज गुडविल एंड कैपिटल। तो 30,000 तो आए ना मेरे बिजनेस में। कहीं लिखा विड्रॉ करवाए? कहीं लिखा विड्रॉ करवाए? बच्चे वो बात नहीं समझ रहे हो आप मेरी, ध्यान से सुनिएगा अपनी बात। ये जो बैंक वाला सिस्टम बताता हूं आपको, ये क्या है जी? हमारा एक बिजनेस है, मान लीजिए। ये इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, जस्ट आपको बस समझाने के लिए। दिस इज द न्यू पार्टनर। इसको बिजनेस में आने के लिए पहले कितने देने पड़े? 30,000 देने पड़े। और इस बंदे ने जो 30,000 दिए, उसमें से इस बैंक ने अपने पास कितने रख लिए? मतलब बिजनेस ने अपने पास कितने रख लिए? 24,000। और इसने आगे पार्टनर्स के, ये जो पार्टनर्स थे, इनको पकड़ाए नहीं है, इनके भी कैपिटल अकाउंट बने हुए हैं यहाँ पे।
उनको इन्होंने क्या कर दिया, 3000 इसको दे दिए, 3000 इसको दे दिए। बात समझ आ गई? अब ये पार्टनर्स लेकर नहीं गए, ये बिजनेस के अंदर ही पड़े हैं, देखो 30,000 रुपीज। इज इट क्लियर और नॉट? तो 36,000 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 36,000। ओके बच्चे, अगर ये विड्रॉ कर लेते ना बच्चे पैसे, फिर बैंक दे विचों 6,000 रुपए भी घट जाना सी ते 30,000 रह जाना सी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अगे आपां। होर की है अपने कोल जी नेक्स्ट? लाइबिलिटी साइड चलते हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं हमारे पास सबसे पहले। तो क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं बच्चे? पहले 2000 के थे, अब हमारे क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट्स भी हुई थी, तो कितने के हो गए थे वो? 8000। क्रेडिटर्स 8000 के। और प्रोविडेंट फंड बच्चे डाला? वेरी गुड, प्रोविडेंट फंड इज फॉर 11,000। एंड नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स कितने हैं हमारे पास? A, B, C। A का है 47375। 47375। Is it visible, Lakshdeep? 35625। Next is 24,000। तो टोटल कितना बनता है ये हमारे पास? 1,07,000 पक्का। और यहाँ पे हम टोटल कर देंगे दोनों साइड, और ये रब कर रहा हूं मैं नीचे वाला जो इलस्ट्रेशन से बनाया था आपके लिए। ओके, चलिए टोटल कितना डाला? 1,26,000। ओके, आई बिलीव आपको ये चीज समझ आई बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया। और ये क्वेश्चन हमें कितने मार्क्स का आता है? 6, 8 या फिर 10? कितने का आएगा बताओ? 8 मार्क्स। ओके, तो बच्चे हुण तुसीं देख लो, इस क्वेश्चन नू करवाउण दे विच कितना टाइम लग गया आपां नूं? 1 घंटा लग गया। वो घंटा में हमने 10-15 मिनट तो लगाए थे क्वेश्चन राइट डाउन करने के लिए। और अगर हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसके बीच में मैंने आपको समझाया भी है क्वेश्चन, रुके भी हैं हम, ब्रेक्स भी लिए हैं, आपके लिए भी वेट की। तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे आपको इस 10 मार्क्स के, मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यार ये चीज आप इंप्रूव कर सकते हो सिर्फ रिपीट करने से। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होगे। समझ आ गई? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आप लोगों की स्टडी बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों को सारे फॉर्मेट्स पहले से प्रेजेंट गिवन है। कुछ भी आपने अपने दिमाग से तो कुछ भी नहीं लगाना, एनालिटिकल दिमाग से थिंकिंग प्रोसेस तो आपकी है नहीं। सिर्फ आपने इतना समझना है कि भाई कौन सी आइटम्स किस जगह पे आने वाली हैं, आपने वो चीज समझ ली एक बार, तो बाकी तो यार सारा रिपीट है यार। डेली वर्क रहेगा आप लोगों का, डेली आपने वही चीजें, वही एंट्रीज, वही आइटम्स, वही अकाउंट में डालनी है। तो आप लोग ये बात समझिए कि अगर आप लोग इस चीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, डेली 2 क्वेश्चंस भी करते हो, 3 क्वेश्चंस भी करते हो, आप लोगों का हाथ इतना साफ हो जाएगा कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज की बात करूं तो आप 95 क्रॉस कर सकते हो इजीली। बट सिर्फ और सिर्फ ये बातें नहीं है, ये रियलिटी। अगर आप सोचो, टेक्निकली सोच के देखो 2 मिनट के लिए, क्या आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया करना पड़ रहा है? नहीं, यू आर रिपीटिंग ऑल दैट थिंग्स जो आप रोज कर रहे हो, वो ही रिपीट कर रहे हो। रूल्स, फॉर्मूलाज, तरीके, हर एक चीज सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है? फिगर्स, नेम, अमाउंट वगैरह चेंज हो रही है ना, बस। बाकी तो सारा कुछ सेम है। अब आपने 36 क्वेश्चन करने हैं, वो 36 के 36 सेम है, सिर्फ बिल्कुल माइनर सा फर्क, पर एक्चुअल जो सेटअप है ना वो बिल्कुल सेम। तो आप लोगों को डेली अगर प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस भी मिले तो आप लोग टॉप कर सकते हो। इज इट क्लियर लक्षदीप? क्लियर वंशिता, दिव्यांश? हाँ जी। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर बढ़िया सी, मजा आया। बढ़िया। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में दे दें आज। इज इट ओके और नॉट? ग्रेट, चलिए ठीक है फिर लक्षदीप, थैंक यू सो मच आज कनेक्ट होने के लिए। मिलते हैं हम कल की क्लास में, बाय बाय। और अगर वीडियो में समझ आ रहा है तो बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।